हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हम पार्ट 1 लगा चुके थे। आज का जो हमारा पार्ट है वो दूसरे पार्ट की बात करेंगे। और जो हमारी यूपी पीसीएस की किसकी यूपी पीसीएस की पीटी की दृष्टि आईएएस की हम जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आज की जो हमारी पहली टेस्ट सीरीज है, बट इसका पार्ट 2 है और हम 51 क्वेश्चन से आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना आप लोग के लिए अनिवार्य है। 51 क्वेश्चन है कि बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के जो अस्थि निर्मित औजार हैं उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो अगर हम बुर्जहोम पुरातत्व स्थल के बारे में समझें कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी जम्मू और कश्मीर से मिलती है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से मिलती है। और वहां से ही नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजार प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पर सबसे चमकधारी, ध्यान रखना है, सबसे प्रभावी उपकरण है जो शिकार करने और पेड़ों की कटाई के लिए प्राप्त होते हैं। कुल्हाड़ियां हैं जो, और चिरांद जो कि बिहार में है, और जो कि बुर्जहोम कश्मीर में है, यहाँ से भी बने उपकरण प्राप्त किए गए हैं। तो ध्यान रखना है, अगर कभी एग्जाम में आए भैया चिरांद कहाँ पर है, तो ये बिहार राज्य में है। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि बुर्जहोम कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है बुर्जहोम की बात किया तो जम्मू कश्मीर में है। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है। बात कर रहा है कि जो चारों वेद हैं उन चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है। तो सबसे लघु वेद कौन सा है? सामवेद को हम सबसे लघु वेद के रूप में जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी। किस पाषाण युग के चित्रकला में लोगों की सबसे अधिक रुचि थी? पाषाण कला थी मध्य पाषाण युग की। ध्यान रखना है, किसकी? मध्य पाषाण युग की चित्रकला थी, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणियों में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु की जानकारी विषय में नहीं था। तो ऐसा एक पशु था जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। उस पशु की बात करें हम तो सिंह, मतलब कि कौन सा था? शेर की बात कर रहा है। किसकी? शेर की बात कर रहा है। शेर की बात नहीं थी, बिल्ली, गधा, ऊंट इत्यादि की चीजें पता हुआ करती थी। ठीक है। दृष्टि की कोचिंग की लग रही है टेस्ट सीरीज। 55 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। ऐसा कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के में? तो देखें, सबसे उत्तर में मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिण में दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। अगर हम सबसे पश्चिम में देखें तो सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ता है? सबसे पश्चिम में सुतकोटदा नहीं पड़ता है, बल्कि सुत कांगेडोर पड़ता है। कौन सा? सुत कांगे कांगेडोर पड़ता है। और ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में स्थित है, मतलब कि पाकिस्तान ईरान की सीमा पर। और सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आपका यहाँ पर सही सी वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पश्चिमी स्थल, मतलब नॉर्थ में बात की जाए तो मांडा है, साउथ में बात की जाए तो दैमाबाद है, अगर हम वेस्ट में बात करें तो सुतकांगेडोर है, और अगर हम ईस्ट में बात करें तो आलमगीरपुर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है। लोथल के संबंध में बात कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो लोथल के संबंध में कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था, बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ का जो उत्खनन है प्रोफेसर SR राव ने किया था, ये भी ठीक है। यहाँ पर कई दुर्ग नहीं था, तो यहाँ पर एक नगर दुर्ग नहीं था। यहाँ पर एक प्राकृतिक बंदरगाह था, तो प्राकृतिक बंदरगाह था, यही आपका ऑप्शन सही नहीं है। ये कृत्रिम बंदरगाह था। कैसा था? कृत्रिम बंदरगाह था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था। पाटलिपुत्र में भैया किले का निर्माण अजातशत्रु के शासनकाल में अजातशत्रु ने ही करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा तोलकाप्पियम के संबंध में सही नहीं है। तोलकाप्पियम की बात कर रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो तोलकाप्पियम तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है, ये भी ठीक है। यह तमिल व्याकरण की रचना है, ये भी ठीक है। और इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। इसकी रचना इलांगो आदिगल ने तो नहीं की थी, तो यहाँ पर ये तो सही नहीं है। और नेक्स्ट है कि यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये भी ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीति, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, बी वाला। तो यहाँ पर सही कौन सा है कि इसकी रचना किसने की थी। तो तोलकाप्पियम की जो रचना है भैया, तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी। किसके? तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी, ना कि इलांगो आदिगल ने की थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है। गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था, बिल्कुल बात ठीक है। सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, ये भी बात ठीक है। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं थी। गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है? सी सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जाएगा, जो गलत है वही सही जाएगा। गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता है? तो गुप्तकालीन जो प्रशासन में महादंड नायक है भैया, उसको युद्धोत्तर सुलहकर्ता कहा जाता था। किसको? युद्धोत्तर सुलह नहीं, आपका ये नहीं जाएगा। महादंडनायक की बात कर रहा है, चीफ जस्टिस कहा जाता है। किसको? चीफ जस्टिस को महादंड नायक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, गलती से माय मिस्टेक। चीफ जस्टिस को ध्यान रखना है, क्या कहा जाता था? महादंड नायक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से कौन नागानंद नाटक का लेखक था? नागानंद लेखक की बात कर रहा है, कौन था? हर्षवर्धन था, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन नागानंद लेखक था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने हर्षवर्धन के समय ही 3 नाटक लिखे गए थे। रत्नावली, कौन कौन से थे? रत्नावली, ध्यान रखिएगा। और कौन सा था? प्रियदर्शिका, कौन सा था? प्रियदर्शिका। और कौन सा था? एक था नागानंद, ध्यान रखिएगा। और तीनों की रचना किसी की थी? हर्षवर्धन के समय में की गई थी, हर्षवर्धन ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम का संबंध नहीं है? तो अमोघ वर्ष प्रथम का संबंध किससे नहीं है बात कर रहा है? तो राष्ट्रकूट वंश थे, था संबंध। सैम मतनाई थे, नहीं थे। उनकी प्रसिद्ध कृत कन्नड़ भाषा में रचित कवि राजमार्ग है, ये भी ठीक है। उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी बनाया था, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखोगे तो ये कौन थे? जैन धर्म के मतनवाई थे। कौन थे? जैन धर्म के मतनवाई थे। तो आपका बी ऑप्शन गलत, मतलब कि वही आपका सही है। नेक्स्ट आता है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भैया तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है राजा प्रथम ने करवाया था। किसने? राजा प्रथम ने करवाया हुआ था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो वृद्ध जनों के द्वारा शासन था। किसके? वृद्ध जनों के द्वारा शासन था, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृदभांड संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? तो चित्रित मृदभांड के बारे में बात करना सही नहीं है, तो सही ढूंढ लेते हैं, गलत अपने आप मिल जाएगा। नीचे से देखेंगे, इस काल में कई जनजातियां, समूह और राज्यों का उल्लेख है, बिल्कुल बात ठीक है। इस युग के लोग जो थे लोहे के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, ये भी ठीक है, लोहे के इस्तेमाल करते थे। चित्रित भूरे मृदभांड स्थल पूर्वी यूरोप, यूपी, बिहार निकटवर्ती इलाकों में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। इस काल के लोग मिट्टी के बर्ने, कटोरे और चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, ये भी ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन गलत है, मतलब कि वही ऑप्शन सही भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है, उपनिषद है और व्याख्या है। कौन सा उपनिषद कौन सी व्याख्या संबंधित है, इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, खैर हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो। ऐतरेय की अगर बात करें तो ऐतरेय में क्या है? ऐतरेय में है भैया आत्मा और चेतना की उत्पत्ति। क्या है? ऐतरेय में आपका क्या जाता है? ऐतरेय में जाता है आत्मा और चेतना की उत्पत्ति। तो आपका ए ऑप्शन मिला हुआ है, सही है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। छंदोग क्या कहता है? मंत्रों की लय एवं जाप, बिल्कुल बात ठीक है। कठ की अगर हम बात करें, क्या कहता है? नचिकेता और यम की कथा है। अगर हम बात करें भैया मुंडक, तो मुंडक कहता है सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन, ध्यान रखिए किसका? सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन। तो यहाँ पर आपके सभी ऑप्शन सही मिलान है, मतलब कि आपका यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा ए जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, किस स्मोर सम्राट को अमित्र घात नाम से जाना जाता है? अमित्र घात नाम से बात कर रहा है, बिंदुसार को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सम्राट बना था प्रथम बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और बिंदुसार का पुत्र अशोक था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिंदुसार का जो शासन काल है वो 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल था। ठीक,
मूल प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाला अधिकारी को के वर्ग में क्या कहा जाता था? तो जो मूल शासन में भूमि कर एकत्रित करता था उसको हम एग्रोनोमी अधिकारी कहते थे। क्या कहते थे? एग्रोनोमी अधिकारी कहते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बेसनगर स्तंभ शिलालेख में किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? अब बेसनगर स्तंभ लेख में स्वयं को भागवत के रूप में जो उल्लेख किया है वो हेलियोडोरस ने किया हुआ है, ध्यान रखना। किसने? हेलियोडोरस ने किया है। कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर के संबंध में सही है? बात कर रहा है इंडो ग्रीक शासक था मिनांडर, जिसको हम मेनेंडर भी कहते हैं, मिलिंडा भी कहते हैं और मिनांडर भी कहते हैं, ध्यान रखना है, सब एक ही नाम है। और इनके शासनकाल में कौन सा कथन सही है ढूंढना है, देख लेते हैं। इनकी राजधानी साकल थी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पनो मिलिंद और नागसेन के बीच में एक दार्शनिक वाद विवाद भी हुई थी, ये भी बात ठीक है। तो आपका ऑप्शन जाएगा पहला, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके सही है। कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया है? कुषाण वंश था, और कुषाण वंश का जो शासक था जिसने अपने आप को महेश्वर कहा था सिक्कों में, किसने कहा था? कि यह कहने वाले व्यक्ति थे कुजुल कटफिश। कौन थे? कुजुल कटफिश के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखिएगा। कुजुल कटफिश ने नहीं कहा था, बिम कटफिश ने कहा था, है ना। कुजुल कटफिश ने न कहकर बिम कटफिश ने कहा था, ध्यान रखिएगा। बिम कटफिश ने कहा हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिम कटफिश ने अपने आप को महेश्वर की उपाधि से घोषित किया था, ध्यान रखना है। और बिम कटफिश का जो शासनकाल था वो 64 से लेकर 78 ईसा पूर्व तक था। और बिम कटफिश के बाद कनिष्क आया था, जो कि महत्वपूर्ण था, 78 ईस्वी में आया था, और इसने ही शक संवत को जारी किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और भारत सरकार इसी को मानती भी है। ठीक है, चलो। गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख में निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? अब बात कर रहा है जो नासिक अभिलेख है जो गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है, ये किस भाषा में है? तो भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषिक में। कौन सी? प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको समझते हैं। संगम युग में भूमि का विभाजन है और भूमि के प्रकारों की बात कर रहा है। यहाँ पर ढूंढना है किस तरीके से ऑप्शन सही है आपका। अगर ढूंढे तो यहाँ पर आपका कुरुंजी, कुरुंजी की अगर हम बात करें, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। अगर हम कुरुंजी की बात कर लें तो कुरुंजी का हो जाएगा पहाड़ी रास्ते। क्या हो जाएगा? पहाड़ी रास्ते हो जाएगा। ठीक है भैया। दूसरा पाले, पाले की अगर हम बात कर लें तो पाले का मतलब क्या हो जाएगा? पाले का मतलब हो जाएगा भैया मरुस्थल। क्या हो जाएगा? मरुस्थल हो जाएगा। चलो भैया ठीक है। मुल्लाई, मुल्लाई की बात कर लें तो इसका मतलब हो जाएगा चारागाह। क्या हो जाएगा? चारागाह हो जाएगा। अगर हम बात करें नेथल की तो एक ही बचा है, तो मतलब उसका मतलब हो जाएगा तटीय। तो ध्यान रखना है, मैंने मिला दिए हैं, और ऑप्शन जो आपका है वो बी ऑप्शन सही है। ठीक है। पांडव साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडव राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। क्या था? मछली पांडव राज्य का प्रतीक चिन्ह था। मौर्योत्तर काल में श्रेणी या श्रेणी थे। कौन थे मौर्योत्तर काल में श्रेणी? तो इनकी बात करें तो व्यापारियों का एक समूह हुआ करता था, ठीक है, जिसको हम श्रेणी कहते थे। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, किसने कहा था? B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट आता है, कौन सी पुस्तक है जो कि बारहमेहर द्वारा लिखी गई है? तो बारहमेहर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बारहमेहर ने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक को लिखा हुआ है। किसने? पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक को बारहमेहर ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्र किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? तो अजंता की गुफाओं में जो शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्र थे वो वाकाटक साम्राज्य के शासनकाल में बनाए गए, लेकिन कौन थे? वो हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन के शासनकाल में बनाए गए थे। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तक व्यवस्थित कीजिए। बात कर रहा है कि सबसे छोटी से लेके सबसे बड़ी तक व्यवस्थित आपको करना है। कर लेते हैं, व्यवस्थित ही तो करना है, कर लेते हैं। तो पहला नंबर पर जो आएगा वो ग्राम होगा, दूसरे नंबर पर आएगा जो विषय होगा, तीसरे नंबर पर आएगा जो विधि होगा, और चौथे नंबर पर आएगा जो कि भुक्ति होगा, जिसको प्रांत भी कहते थे। तो आपका ऑप्शन सी जाएगा यहाँ पर सही, ग्राम, विषय, विधि और भुक्ति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन बीज गणित के जनक और भारत के
सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री हैं तो कौन थे? आर्यभट्ट प्रथम थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में से एक नहीं है, तो इसमें 16 महाजनपदों में से एक ऐसा है जो कि 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कौशाम्बी नहीं है। कौन सा? कौशाम्बी नहीं है, ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपद एक बार आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं, लिख के नहीं बता रहे, सिर्फ बोल के बता देते हैं। काशी कौशल अंग, मगध बज्जी मल्ल, चेदी वत्स कुरु, पांचाल मत्स्य सूरसेन, असमक अवंती गांधार और कम्बोज। यहाँ पर कौशाम्बी नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। तो कौशाम्बी क्या था? वत्स की राजधानी थी, ना कि एक 16 महाजनपद में से एक था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद के अधिकारी हैं और उनके संबंधित कार्य हैं, मिलान करना है। व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक, व्यवहारिक का मतलब था न्याय करना। सावार्थक, सावार्थक का मतलब था सामान्य मामले देखना। गणक, गणक का मतलब था मुख्य लेखाकार। और बागदुग का मतलब था भाग संग्रह। तो ये जो कार्य थे आपका बी ऑप्शन चाहिए, इन सब कार्यों के द्वारा इनसे व्यक्ति से किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं 83 है। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नए थे चैनल को लाइक किया होगा, पसंद आई होगी, साथ में शेयर जरूर आप लोगों ने वीडियो किया होगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है? नट लर्निंग ऐप नाम है। और इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से भी कर सकते हो और आप लोग सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर, क्योंकि यहाँ पर सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है और टेस्ट सीरीज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आप लोग खुद से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ला सकते हो, ध्यान रखिएगा। और साथ में आप लोग पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से और ऐप से दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करते हैं। तेलुगु कृति आमुक्त माल्याद का लेखक कौन है? तो आमुक्त माल्याद के जो लेखक है भैया वो कृष्णदेव राय हैं। कौन है? कृष्णदेव राय हैं। अगर कभी आ जाए किस भाषा में लिखी है, तो इन्होंने तेलुगु भाषा में लिखी है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तमिल भी लिख के आता है और यहाँ पर फंस जाते हैं। तो तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद नामक लेखक कृष्णदेव राय हैं। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की जो मूर्ति है वह किस साम्राज्य से संबंधित है? भगवान शिव की नटराज करती हुई जो मूर्ति है वो चोल राजवंश से संबंधित है, ध्यान रखिए। कौन सी? चोल राजवंश से संबंधित है। कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था? अब बाणभट्ट ने क्या लिखा था? तो बाणभट्ट ने वाक्यपदी लिखा था। क्या लिखा था? वाक्यपदी। अरे सॉरी, बाणभट्ट के द्वारा बात कर रहा है, क्या लिखा गया था? तो बाणभट्ट ने जो लिखा था दोस्तों वो हर्षचरित और पार्वती प्रणय, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही है, हर्षचरित और पार्वती प्रणय बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मयूर शतक किसने लिखा था? तो मयूर के द्वारा लिखा गया था। मयूर शतक की बात करें तो मयूर के द्वारा लिखा गया था। और अगर हम बात करें वाक्यपदी की तो ये भर्तृहरि ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत कथन कौन सा है? ढूंढ लेते हैं गलत कथन कौन सा है। अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में उन्हें श्रेय दिया गया। अब आपको पता होगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पहले तो अजमेर में नहीं है, कहां पर है? दिल्ली में है। तो मतलब कि यही ऑप्शन आपका है गलत, तो मतलब कि यही सही है। बाकी पढ़ लेते हैं। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था, बिल्कुल ठीक है। लाख बख्श भी कुतुबुद्दीन को कहा जाता था क्योंकि वो दान बहुत देता था। हसन निजामी और फरुकुद्दीन उसके शासनकाल में आशय प्राप्त लेखक थे। तो यहाँ पर आपकी बाकी बातें सब ठीक है, जो आपका पहला गलत था वो बता दिया है। एकता प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट है। एकता प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है बताना है। कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी, बिल्कुल बात ठीक है। यह वंशानुगत प्रावधान था, नहीं था। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले क्षेत्र का राजस्व अनुदान दिया जाता था, ये भी ठीक है। इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्सों को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की थी, ये भी ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन गलत है क्योंकि यह एक तरीके से कह सकते हो कि वंशानुगत इक्तादारी प्रणाली नहीं थी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? भैया सैयद वंश का संस्थापक पूछ रहा है, खिरज खान था। कौन था? खिरज खान था, ध्यान रखिएगा और ये इंपोर्टेंट है। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। वह नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार के अनुयायी था, बिल्कुल बात ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। बाबर ने नक्शबंदियों का अनुयायी था और चंदेरी का युद्ध 1527 में मालवा और बाबर के बीच में मेदिनी राय के बीच में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ढूंढना है, सही नहीं है ढूंढना है, नीचे से ढूंढेंगे। हुमायूं का मकबरा 1570 में बनाया गया था। 1993 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। शेरशाह सूरी के समय मौजा प्रशासन का निम्नतम स्तर था। बिल्कुल बात ठीक है। शेरशाह सूरी ने रोहतास नामक किला बनवाया था जो कि पाकिस्तान स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल शामिल है। ये भी ठीक है। हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद और ईसा खान मस्जिद का निर्माण करवाया था। नहीं करवाया था। आपका ए ऑप्शन ही गलत है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के संदर्भ में है और विचार करना है। करो विचार। विचार है कि थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। गलत। उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था। ये भी गलत। तो कौन सा सही है? नहीं आपका पहला सही है, नहीं आपका दूसरा सही है। तो सही क्या है बात करें तो ध्यान रखना है आपको। एक बात, अकबर का जो अंतिम अभियान था, अकबर का अंतिम अभियान की बात कर लें तो 1601 में गोलकुंडा का नहीं था। कौन सा था? असीरगढ़ का था। कहाँ का था? असीरगढ़ का था। ये ठीक है। थॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे? तो थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। किसके? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। अगर हम बात करें अकबर के शासनकाल में कौन आया था तो रॉल्फ फिच आया था। कौन आया था? रॉल्फ फिच आया था। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिलान करना है यहाँ पर। तो भैया मिलान है, सूची है और सूची 2 है। और यहाँ पर मिलान क्या है देख लेते हैं। कैसे मिलाएं इसको? चलो ऐसे ही मिला लेते हैं। वाक्यानवीस। अगर हम वाक्यानवीस की बात करें तो वाक्यानवीस कौन था? समाचार। ध्यान रखिएगा, वाक्यानवीस की बात करें तो समाचार विवरण करने वाला था। ठीक है। अगर हम बात करें दरोगा ए डाक की, दरोगा ए डाक कौन हुआ करता था? तो दरोगा ए डाक संचार का माध्यम हुआ करता था। ऐसा संचार का माध्यम हुआ करता था। ध्यान रखिएगा। राइटिंग पे मत जाना, चीजों पे जाना है ना। राइटिंग पे मत जाना, चीजों पे जाना। मुकद्दम की बात करें तो ग्राम का मुखिया हुआ करता। किसका? ग्राम का मुखिया हुआ करता था। अगर हम बात करें मुसद्दी की तो ये बंदरगाह का गवर्नर हुआ करता था। किसका? बंदरगाह का गवर्नर हुआ करता था। तो इस तरीके से आप लोग मिलान कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लिखा हुआ है तो उससे नहीं मिला पाओगे। निम्नलिखित में से कौन कथन अकबर के भूराजस्व के प्रशासन के बारे में सही नहीं है? अकबर के भूराजस्व के प्रशासन के बारे में कौन सा सही नहीं है बताना है। बताते हैं। अकबर ने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है। चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। गलत है। अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। ये भी ठीक है। बटाई और गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणालियों में से एक थी। ये भी ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि जो चाचर भूमि होती थी उस वो प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि 3 से 4 वर्ष बाद, 3 से 4 वर्ष के बाद एक बार खेती की जाती थी। अगर हम बात करें पोलज, उस समय कितनी होती थी? पोलज होती थी जो कि प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। एक प्रति होती थी जो कि 2 वर्ष में खेती की जाती थी। फिर चाचर होती थी जो कि 3 से 4 वर्ष में की जाती थी। फिर बंजर होती थी जो कि 5 से अधिक वर्षों में खेती की जाती थी। तो इस तरीके से थी। कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है, अब ढूंढना है। ढूंढते हैं कौन सा कथन नहीं है। गोविंद देव मंदिर, ये नासिक में, पहली बात तो यही नहीं है। गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है? गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है आप लोगों को पता है? मुझे कमेंट करके बताओ। ये ऑप्शन आपका गलत है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ये भी ठीक है। एतमदौला का मकबरा आगरा में। ये भी ठीक है। पंचमहल फतेहपुर सिकरी में। ये भी ठीक है। गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बताइएगा गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है। नहीं पता है? बताओ आप लोग कमेंट करके बताना इसको। ठीक है। किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? बात कर रहा है कि बाबरनामा, बाबरनामा किसमें थी? तो बाबरनामा थी तुर्की भाषा में। किसमें थी? बाबरनामा की बात करें तो यह तुर्की भाषा में थी। लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो भैया फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। ठीक है। विचार क्या है देख लेते हैं। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो कि राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा है फ्रैंकोइस बर्निया ने मुगल शहरों को
कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया था। तो यहाँ पर जो आपका कथन सही है, दोनों ही कथन आपके सही हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो डोमिंगो पाएस एक पुर्तगाली यात्री था। नेक्स्ट आता है सूफीवाद में सूअर का अर्थ क्या है। अब बात करें सूफीवाद में सूअर का जो अर्थ है सहिष्णुता का पालन करना। क्या है? सहिष्णुता का पालन करना इसका अर्थ होता है। ध्यान रखना है, सूफियों के कुछ शब्द हुआ करते थे, जैसे सूफी जिसको पीर या मुरीद कहते थे, और पीर को संत भी कहते थे, मुरीद को अनुयायी कहते थे, जिक्र को भगवान के नाम का पाठ कहते थे, जुलाद को दयालुता कहते थे, फक्र को गरीबी कहते थे, शुमर को सहिष्णुता का पालन करना कहते थे, शुक्र को दायित्व स्वीकारना कहते थे, खौफ को भय का प्रतीक कहते थे, रिजा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्पण कहते थे, और जियारत को कब्रों पर जाने की प्रथा को कहते थे। ये सब सूफियों से शब्द हुआ करते थे जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट आता है कि मराठा स्थानीय तथा प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा कथन क्रम में सही है। तो आरोही क्रम में पहला मोजा हुआ करता था, फिर परगना हुआ करता था, फिर तरफ प्रांत और फिर प्रांत। एक तरीके से कहोगे मोजा सबसे छोटा था, फिर परगना बड़ा था, फिर तरफगढ़ प्रांत बड़ा था, फिर सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। तो पहला सही है। मोदी लिपि का उपयोग किसके दस्तावेजों में किया गया था। अब भैया मोदी हो या मोडी हो, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोदी लिखा हो या फिर क्या लिखा हो, मोडी लिखा हो, ये एक ही शब्द होते हैं। मोडी लिपि का जो प्रयोग है मराठा के दस्तावेजों में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न की बात करेंगे, फिर हमारे 101 से 150 तक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। कौन सा विद्वान दर्शन सुमिलित नहीं है। कौन सा विद्वान दर्शन सुमिलित नहीं है बात कर रहा है, तो यहाँ पर शंकराचार्य अद्वैत दर्शन से थे, रामानुज वशिष्ठ अद्वैतवाद से थे, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत से थे, वल्लभाचार्य अद्वैत से नहीं थे। तो वल्लभाचार्य किससे थे, अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बताइएगा कि वल्लभाचार्य किससे थे। ठीक है, आप लोग नहीं बताओगे वरना आप लोग कहोगे आप हमको ही नहीं पता है। बता देते हैं, शुद्धाद्वैतवाद से थे। किससे? शुद्धाद्वैतवाद से वल्लभाचार्य संबंधित थे। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि वही सुमिलित नहीं है, लेकिन मैंने आपको सुमिलित कर दिया है। तो हम पार्ट 3 में हम यहाँ पर 101 क्वेश्चन से कवर करेंगे, 150 क्वेश्चन तक। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप लोग चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज के लिए धन्यवाद।